नमस्कार, मैं इस समय हाथरस में हूँ और मेरे साथ में लाइव इंटरव्यू में बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसएस पाल उर्फ भूरे सिंह जी, जो राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय प्रचारक हैं। 2015 से लगातार ही राष्ट्रीय समाज पार्टी में काम कर रहे हैं और समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज की आज आवाज़ बन चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एसएस पाल जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी, आपके चैनल में बुलाने के लिए। सर्वप्रथम हम 2015 से राजनीति में, आदरणीय हमारे बनारस के हरिओम बाबूजी थे और अकस्मात उनकी मेरी खोड़ा गाजियाबाद में भेंट हुई और उन्होंने मुझे इस पार्टी में जोड़ लिया और मैं इस पार्टी में जब से कार्य कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी नीति आपको प्रभावित करके गई कि राष्ट्रीय समाज पार्टी को आपको ज्वाइन करना पड़ा? मेरे समाज में काफ़ी मैं चारों तरफ घूमता था, समाज के साथ कार्य भी करता था, संगठन में भी मैं रहा था। हमारे झांसी के बाबूजी थे, उन्होंने मुझे समाज सेवा में जोड़ रखा था और मैं काफ़ी देखा था कि समाज में कोई भागीदारी नहीं मिली राजनीति में। तो राजनीति में भागीदारी दिलाने के लिए हरिओम बाबूजी ने मुझे राजनीति में जोड़ लिया और मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी को चुन लिया। राष्ट्रीय समाज पार्टी का ऐसा कौन सा नेता था जिससे आप प्रभावित हुए और आपने राष्ट्रीय पार्टी को ज्वाइन किया? राष्ट्रीय समाज पार्टी को मैंने ज्वाइन, वो कहते हैं कि पहले के पुरानी कहावत में कि पानी पिए छान के और किसी से दोस्ती करे जान के, तो मैंने भी ऐसे ही जानबूझ के उनकी काफ़ी परखा और देखा। जब उनकी जीवनी पढ़ी हमने और उनको यूट्यूब और उसके माध्यम से देखा कि महादेव जानकर साहब दूध के धुले हुए गंगा जल की तरह हैं। उन्होंने आजीवन संन्यास ले लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा और वो एक भेड़ चराहे जंगल में पैदा हुए थे। गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते भी उन्होंने समाज की दुर्दशा को देखते हुए समाज सेवा के लिए आगे बढ़े और उन्होंने पार्टी बनाई। ऐसी पार्टी में मैं भी शामिल हो गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रीय समाज पार्टी के महानायक और संस्थापक महादेव जानकर जी का आप पर प्रभाव पड़ा है। जी सर, महादेव जानकर जी का हमें पे प्रभाव पड़ा कि वो सन्यासी हैं, उन्होंने त्याग कर दिखा है, उनके खातों में पैसे भी नहीं रहते हैं और वो जंगलों में चप्पल पहन के ही चल देते हैं। हमने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जब पहली उनकी मीटिंग रखी थी तो वहाँ हमारे दिल्ली में एक मीटिंग और रखी थी कांग्रेस वालों ने, तो उनकी मीटिंग और हमारी मीटिंग में, जबकि हमारा हॉल उनसे 3 गुना बड़ा था और उनका हॉल छोटा था, तो राष्ट्रीय समाज पार्टी का हॉल वो उनका देखा था कि होर्डिंग पोस्टिंग देखे तो उनके काफ़ी शाम को बड़े बड़े थे, हमारे होर्डिंग पोस्टिंग छोटे लग रहे थे। हमने सोचा कि शायद ये हमें दबा लेंगे, लेकिन जब जनता आई तो वो 2 घंटा भी नहीं टिक सके और भाग गए वहाँ से। आपका शाम तक चला प्रोग्राम? हमारा तो प्रोग्राम जी शाम तक चला। हमारी भीड़ इतनी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन फुल हो गया। हमारे अकेले एक खोड़ा से ही 10-10 बसें भर भर के गई थी। गाजियाबाद, मेरठ और चारों तरफ से महाराष्ट्र तक के लोग आए थे। पाल साहब, आप लगातार ही बचपन से आपने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा करने के बाद ऐसी कौन सी मोड़ थी जहां पर आपको राजनीति को चुनना पड़ा? और भी फील्ड थे, सरकारी गवर्नमेंट भी फील्ड थे, प्राइवेट सेक्टर भी थे, लेकिन आपने राजनीति को ही क्यों चुना अपनी ज़िंदगी में? जी सर, मैं इसका भी भली बात से आपको जवाब दूंगा कि हमारे जानकर जैसे गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, वो नौकरी के लिए बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए भी गोल्ड मेडलिस्ट के लिए वो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। उन्होंने देखा इसके लिए भी उन्हें कुछ डोनेशन मांगी गई कि जब मेरे जैसे को कोई नौकरी नहीं है तो हम तो एक छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। हमने इसलिए उनको ये चुना कि हमें भी राजनीति फील्ड में आना है। और जब उन्होंने ये त्याग कर लिया कि आज मुझे गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर होने के नाते मुझे नौकरी नहीं है, तो मेरे समाज के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, अति पिछड़े हुए, इनको मैं आगे कैसे लाऊंगा? तो हमारा उनका यही संकल्प है, मेरी उनकी भावना यही है कि मैं अपने अति पिछड़े लोगों के लिए इस राजनीति के दरवाजे तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, इसलिए मैं राजनीति में आ गया। कहीं ना कहीं महादेव जी चाहते हैं कि ये जो उनके साथ घटना घटी है कि पैसे देके नौकरी पर लगना, पैसे नहीं है इस वजह से वो नौकरी में नहीं लग पाई, ये आम जनता के साथ में घटना ना घटे, लगता है आपको? एक शिक्षा एक नीति आज भी नहीं है। हम चाहते हैं कि देश हो, प्रदेश हो,
एक शिक्षा हो, एक नीति हो। हम चाहे रोटी नमक से खाएं, ये हमसे अमीर शहजादे लोग हैं, चाहे एमपी के हैं, एमएलए के हैं, चाहे किसी इंजीनियर के हैं, मास्टर के हैं, डॉक्टर के हैं, वो चाहे बादाम खाएं, लेकिन शिक्षा तो एक होनी चाहिए। हमारी शिक्षा सरकारी स्कूल में है, इनकी शिक्षा मॉडर्न स्कूल में है। तो हमारे बच्चे वो जब एग्जाम कराते हैं, तो जैसे कभी नीट को कराते हैं, तो हमारे बच्चा कैसे नीट निकालेंगे, क्योंकि वो शिक्षा हमें नहीं मिलती, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा को एक कॉम्प्लेक्स माइंड में लाना चाहिए, एक स्तर पर लाने का प्लान महादेव जी कर रहे हैं कि बिल्कुल एक स्तर पर शिक्षा आनी चाहिए। आप बिल्कुल सहमत हैं? बिल्कुल सर, एक शिक्षा, एक नीति, एक पद्धति यदि हमारे पूरे देश में हो जाए तो हमें कोई राजनीति की जरूरत नहीं। जो राजनीति की जब जरूरत कब पड़ती है किसी को, जब उसको हिस्सेदारी नहीं मिलती है। इस समाज को कहीं हिस्सेदारी नहीं है, इस समाज को कहीं नौकरी नहीं है, इस समाज को कहीं राजनीति नहीं है। तो मैं तो कान्हा जी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए कि हमें राजनीति चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, और जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक हम राजनीति को आगे फैलाते रहेंगे। अति पिछड़े लोगों को, जिनको राजनीति नहीं मिली है, उनको साथ लेके हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारा कहीं ना संकल्प कहीं है। मानते हैं पाल साहब आपके, एक अगर समाज का विकास करना है तो कहीं ना कहीं राजनीति में आना जरूरी है। मानते हैं आप इस चीज़ को? राजनीति जब तक हम विधान, संविधान, पार्लियामेंट में इनके समक्ष अपनी आवाज़ को नहीं रखेंगे, हमारी आवाज़ कौन सुनेगा। आज हम रोड पर धरना प्रदर्शन सरकार का नुकसान कर रहे हैं, उससे हमें कुछ हल नहीं होगा। जब तक हम पार्लियामेंट का गेट नहीं खटखटाएंगे, पार्लियामेंट में इनके समक्ष नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। पाल साहब, 2022 का चुनाव नज़दीक है और अभी पहले चरण का चुनाव गुजर भी चुका है और दूसरे चरण का भी चुनाव है। उसके बाद में तीसरा चरण और चौथा चरण होना है। राष्ट्रीय समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है राष्ट्रीय समाज पार्टी का, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं पार्टी के? राष्ट्रीय समाज पार्टी ऐसे लोगों को साथ ला रही है जिनको आज तक किसी भी दल ने पूछा नहीं। हमने विधानसभा गाजियाबाद शहर से नरेश वाल्मीकि को लाए थे, हम लोनी विधानसभा से दिलशाद खान को लाए थे। राष्ट्रीय समाज पार्टी सभी भाइयों के साथ में कोऑपरेट करके चल रही है, सबका साथ, सबके विकास को लेके। और अति पिछड़े, राष्ट्रीय समाज पार्टी का एक ही नारा है कि अति पिछड़े, जो राजनीति से पिछड़े हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनियो हो, चाहे वाल्मीकि हो, पाल हो, लोधी समाज, कोई भी जाति हो, जिसको राजनीति नहीं मिली है, उसको राजनीति का दिलाने का काम राष्ट्रीय समाज पार्टी करेगी। ये इसका संकल्प है। किन किन मुद्दों पर राष्ट्रीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है? क्या क्या मुद्दे हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के? राष्ट्रीय समाज पार्टी के मुद्दे हैं कि हमारी जो लोगों को भागीदारी नहीं मिल रही है, जिन लोगों को कुछ करने की उनकी हार्दिक इच्छा है कि मान लो कुछ सड़क नहीं बन रही, कोई विकास नहीं हो रहा, उस विकास को कार्य करने की जिम्मेदारी के लिए वो आ रही है सामने कि जो आप पे नहीं बोल रहा हम करेंगे, आप एक बार हमें मौका जरूर दें। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी आप जो हाथरस जिले की सिकंदर राव एक सीट है, उससे जो प्रत्याशी आपके उनके प्रचार के लिए आए हुए, कैसा माहौल है यहाँ पर, कितना प्यार उन प्रत्याशियों को मिल रहा है? हमारे यहाँ योगेंद्र जी प्रत्याशी हैं विधानसभा सिकंदर राव से, हम उनके प्रचार में आए हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं, उनका अच्छा चल रहा है। और राष्ट्रीय समाज पार्टी तो एक कहते हैं राष्ट्रीय जाति, राष्ट्रीय धर्म और राष्ट्रीय हमारा नारा है, राष्ट्र बने बलशाली, यही भाषा सूत्र हमारा है। राष्ट्रीय समाज पार्टी सबको साथ लेके चल रही है, राष्ट्र को ऊपर ले जाने की, उपेक्षित लोगों को अपेक्षित स्थान पर पहुंचाने के कार्य करने के लिए राष्ट्रीय समाज पार्टी हर मैदान में उतर आई है। लगता नहीं है पाल साहब, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकती है इस बार अपनी? भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्य है, राष्ट्रीय समाज पार्टी का अपना कार्य है। राष्ट्रीय समाज पार्टी अपने दमखल के साथ उत्तर प्रदेश में फुल अपने ऊपर डिपेंडेंट अपने उतरी हुई है और राष्ट्रीय समाज पार्टी आगे चल के भी इसी तरह से कार्य करती रहेगी कि अति पिछड़ों के लिए आगे लाने का कार्य राष्ट्रीय समाज पार्टी ही करेगी और कोई दल नहीं करेगा। लगता नहीं है संघर्ष करना पड़ेगा बहुत, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है वो उनका कहना है कि हम सुविधाएं दे रहे हैं, योजनाएं पहुंचाने घर घर तक, फ्री राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिया है, बहुत सारी योजना बता रही हैं वो, तो संघर्ष करना पड़ सकता है इस बार। राष्ट्रीय समाज पार्टी देख रही है कि जितने जो इन्होंने
बताए हैं कि हम उज्ज्वला दे रहे हैं या हम बिजली फ्री दे रहे हैं, हम राशन फ्री दे रहे हैं, तो ये इनका अपना दायित्व है कि कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ किसको दे रहे हैं, कहाँ से किसकी कटौती कर रहे हैं, कैसे करेंगे। राष्ट्रीय समाज पार्टी का एक मेन उद्देश्य है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी जब मैदान में आई है तो इन सब की समस्याओं को हल करने के लिए एक दिन वो मैदान में बहुत जल्दी उतरी है और उनको हल करने के लिए आएगी। एक बार इनका मौका दिया जाए। किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और 70% देश किसानों पर चलता है और किसान की वजह से ही आज ये देश सुरक्षित है। क्या कहना चाहेंगे किसानों के लिए और जवानों के लिए? किसान कहते हैं अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है और जवान हमारा रक्षक है। तो मैं इनके लिए धन्यवाद दूंगा कि चाहे ओले पड़े फसल पे, चाहे आलू मारा जाए, चाहे इनकी फसल सूख जाए या इनके पशु आज इनको नुकसान कर जाए, लेकिन किसान बड़ा सहनशीलता रह जाता है। हमें बड़ा दर्द है, बहुत खेद करेंगे ऐसे, क्योंकि किसान, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। मैंने ज़मीन पे, मैं सन 2000 में शहर में आया हूँ और मैंने किसानी की हुई अपने हाथ से हल चलाया है, गेहूं काटे हैं, बोए हैं, तो हमें पता है कि कैसे दर्द सहता है। तो किसानों के लिए भी हम कहेंगे किसान दाता है, वो बहुत सहनता है और इनको सहनते हुए भी इनके साथ में खड़ा है। 3 कृषि कानून सही थे या गलत थे? एक स्लोगन उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो तुम क्या कहना चाहेंगे इस स्लोगन पर? जी कान्हा जी, बहुत अच्छा सवाल किया। इनका नारा है जो राम को लाए हैं हम इनको लाएंगे। अरे राम तो पहले भी थे और राम आज भी हैं और राम फिर भी रहेंगे। मतलब राम पहले आए या ये पहले आए? हमने आपसे यही कहा था कि राम तो पहले भी थे और राम हैं भी और राम रहेंगे भी। ये तो राम के नाम पे अपना पहले मंदिर का मुद्दा था, अब राम का मरे भैया, राम तो सबके हैं। राम जो राम का सो काम का, राम का नहीं वो काम का नहीं। अभी भाजपा कह रही है कि हम कृष्ण को भी लाएंगे मथुरा में। जी हाँ, राम और कृष्ण में कोई अंतर हो तो शायद इनकी भावना में कोई अंतर है। हमने आपसे कहा था कि नीति और नियति, इन्हीं दोनों में ही डिफरेंस है। अरे राम और कृष्ण में क्या अंतर है? तो आपकी नीति क्या है? आप करना क्या चाहते हो? आप बंटवारा क्या करना चाहते हो? भाई नहीं, राम और रहीम ये तुम में कहते तो ठीक है, हाँ, कि हम राम को लाएं तो रहीम को भी लाएंगे। अब तुम रहीम को भी ला रहे हो और राम को भी ला रहे हो। अरे भैया, राम और कृष्ण में कोई अंतर तो नहीं है, रामी और कृष्ण में कोई अंतर हो तो हमें बताएं। पहले राम मंदिर का मुद्दा ट्रेंड कर रहा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब कृष्ण मंदिर का मुद्दा हाईलाइट हो गया है। कृष्ण मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लगता है आपको? जी, किसी ने ना राम मंदिर के लिए मना करा था, ना ही कृष्ण मंदिर के लिए कोई मना करेगा। अरे ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे भगवान हैं। हम और तुम सब मिलके इनकी पूजा करते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे पाल साहब? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था भी चल रही है, सही लग रही है आपको? जी साहब, शिक्षा व्यवस्था पे ये कहना चाहेंगे कि हमने आपको पहले शब्द में कहा था कि एकल पद्धति, एकल शिक्षा, एकल नीति, दोनों में डिफरेंस है। आज इनके बच्चों के पास, आज इनके पास संसाधन हैं, लैपटॉप हैं, इनके स्मार्ट टीवियाँ हैं, इन लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। आज देखिए गांव में किसी का बच्चा कोई ऑनलाइन पढ़ रहा हो तो बताइए, शिक्षा में निपुण हो गए हैं बच्चे 2 साल से। जो बच्चा पढ़ा लिखा, जितनी नॉलेज थी वो भी कम हो गई है। आगे भी यदि किसी का कारोबार 1 महीना ना चले तो उसका 1 साल के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। हमारे बच्चों के लिए तो 2 साल हो गए। ऑनलाइन के पक्ष में आप, जिस तरीके से कोरोना काल में स्कूलें बंद रही, ऑनलाइन शिक्षा दी गई, ऑनलाइन के पक्ष में है आपके? ऑनलाइन शिक्षा बेहतर है इंडिया के लिए? जी, ऑनलाइन शिक्षा उन लोगों के लिए बेहतर है जो हाल मॉडर्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको मॉडर्न में सिखाया गया है। आज जनरेशन देखिए, हमारे 70% लोग बच्चों के लिए 70% बच्चों के लिए पास संसाधन नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते और नहीं पढ़ सके हैं। बहुत ज़्यादा निपुणता आई है हमारे बच्चों में, इसमें बड़ा प्रॉब्लम आई है। जब तक ऑफलाइन नहीं होगी तब तक बच्चों को शिक्षाएं पूरी तरह से नहीं मिलेगी। कोरोना काल में शिक्षा का स्तर गिरा है? जी सर, उत्तर प्रदेश में जी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे आ चुका है। शिक्षा में तो हम कहेंगे कि किसी भी सेक्टर चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर व्यक्ति को प्रॉब्लम आई है। जहाँ तक वो बच्चा, फीस पूरी गार्जियनों से ली गई है, फीस में कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा में
मैं तो कहूँगा कि 25% ही शिक्षा मिली होगी बच्चों को, ऐसा कुछ हुआ है। और कहाँ से कितनी सीटों पर राष्ट्रीय समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में? राष्ट्रीय समाज पार्टी में हमारे उत्तर प्रदेश में 30 सीटों पर चुनाव 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और जहां से चुनाव लड़ रही है वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और भी सिलसिला जारी है, हमारी सीटें आगे बढ़ती चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका कान्हा जी, नमस्कार। तो मेरे साथ मौजूद थे SS पाल जी, जो राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय प्रचारक भी हैं। इनका कहना था शिक्षा पर, और आज की उत्तर प्रदेश की शिक्षा कमान पर बात की गई तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्तर की शिक्षा पद्धति लागू होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समाज पार्टी के महानायक और संस्थापक महादेव जानकर जी के आचार और उनके विचारों पर चलकर ही उन्होंने राष्ट्रीय समाज पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक महादेव जानकर जी अभी संन्यास हैं। उन्होंने संन्यास ले रखा है। उनका कहना है कि मैं आजीवन ऐसे ही रहूँगा और हमेशा ही उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। वास्तव में ऐसे नायक के लिए एक सैल्यूट तो बनता है, जिन्होंने एक सरकारी पद को त्याग कर कहीं ना कहीं देश की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक महादेव जानकर जी कभी किसानी तरीके में तो कभी देहाती तरीके में नज़र आते हैं। वास्तव में इनका ये भोलापन और इनका ये पन सभी देशवासियों के रूह में समा हुआ है। मेरे साथ में बात कर रहे थे SS पाल उर्फ भूरे सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय समाज पार्टी के विचारक ऐसे हैं, इस स्तर से उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय समाज पार्टी अपनी नींवों को मजबूत करती जा रही है। SS पाल जी से बात की गई तो उनका कहना है कि बहुत ही जल्द आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय समाज पार्टी अपना परचम लहराती हुई नजर आएगी, क्योंकि हर कोई जाता है और हर कोई आता है। ये सत्ता का असर है। जो पार्टी सत्ता में आती है वो पार्टी सत्ता से जाती भी है। राष्ट्रीय समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक वो पार्टी बनकर उभरेगी जिसे लोग अपनी जबान पर खूब माहौल के साथ में लेते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अभिनव धनगर के साथ मैं कान्हा धनगर, सिकंदराव, हाथरस।